तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे ही होंगे अपने अपने घरों पर। तो देखिए यूसीसी या सीसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसको लेकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं और उन प्रोटेस्ट में यही डिमांड की गई कि भाई इस तरह से जो यूसीसी है इसको इम्प्लीमेंट ना करना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी है वो यहाँ पर अड़ चुकी है और उसको तो कई सारे राज्यों में बोल दिया कि भाई हम यहाँ पर यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो करेंगे कि इसको लेकर यहाँ पर मैनिफेस्टो में भी बताया गया है कि भाई हम यहाँ पर यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और कई जगह पर तो कमेटी भी बना दी गई है कि हाँ इसके ऊपर स्टडी करो, देखो कि भाई किस तरह से हम यहाँ पर यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब जो थी वो स्टेट वाइज थी, लेकिन यहाँ पर जो देश का जो लॉ कमीशन है 22वां लॉ कमीशन, उसको यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। और अब इस लॉ कमीशन ने यहाँ पर यूसीसी को लेकर लोगों से और जो धार्मिक संगठन है उससे राय मांगी है कि भाई आप बताइए कि यूसीसी में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये यूसीसी क्या है और क्यों ये इतना हॉट स्पॉट में रहता है और क्यों इसके अगेंस्ट हमें इतने सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ऐसा क्या है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या, हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं जिनका कल्चर भी अलग अलग होता है और उन धर्मों के बीच भी अलग अलग कल्चर होता है। कोई हिंदू अगर उत्तर भारत में रह रहा है तो उसका एक अलग कल्चर होगा, तो कोई हिंदू अगर दक्षिण भारत में रह रहा है तो उसका एक अलग ही कल्चर होगा। और इसी प्रकार कोई मुस्लिम वेस्ट बंगाल में रहता है तो उसका कल्चर अलग होगा, तो कोई मुस्लिम अगर यूपी में रहता है तो उसका कल्चर अलग होगा। तो इसी प्रकार गोवा में रहने वाले ईसाइयों का कल्चर अलग होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले ईसाइयों का कल्चर बिल्कुल अलग होगा। यानी कि भारत में धर्म तो बहुत सारे और उन धर्मों में भी बहुत सारे अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं। और इसी से ही भारत को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा जाता है, जो अलग अलग धर्मों और कल्चर में होते हुए भी भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं। लेकिन अब इस डाइवर्सिटी पर शायद ग्रहण लग सकता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पुश कर रही है और इसके लिए 22वें लॉ कमीशन ने पब्लिक और रिलीजियस ग्रुप से रिकमेंडेशन भी मांगे हैं। आप देख सकते हैं कि द मिनट का आर्टिकल है ये, लॉ कमीशन स्टार्ट्स कंसल्टेशन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीक्स फीडबैक फ्रॉम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। 14 जून का ये आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे मीडिया हाउस ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है और बार एंड बेंच में भी यहाँ पर जो इसके कानून से जो जुड़ी हुई जो अपडेट्स आती है वो यहाँ पर इन्फॉर्म करती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ कमीशन सीक्स रिव्यू ऑफ पब्लिक रिकॉग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट पर भी मैं लेकर चलता हूँ, देख सकते हैं आपके। तो 14 जून से ये शुरू हुआ है जो 14 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 30 दिन आपको मिलेंगे इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो अपना व्यूज़ हैं वो रखने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो लॉ कमीशन है वो आपसे यहाँ पर व्यूज़ मांग रहा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का 22वां लॉ कमीशन यूसीसी को लेकर लोगों से और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांग रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि अलग अलग धर्मों को शादी और प्रॉपर्टी लॉ से नेशनल यूनिटी को खतरा है। तो इस पूरे यूसीसी के मामले को केंद्र सरकार ने 22वें लॉ कमीशन के ऊपर छोड़ दिया है और अब 8 महीने बाद इस लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे, जो आप भी 14 जुलाई 2023 तक सबमिट कर सकते हो। इससे पहले भी यूसीसी को लेकर कोशिशें हुई हैं और इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये यूसीसी क्या है और क्यों ये यूसीसी हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनता है और क्यों बीजेपी इसे खासतौर से पुश करती है। तो देखिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हम कॉमन सिविल कोड भी कह सकते हैं। तो दोनों को अगर बोलोगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून और सभी धर्मों के जो मैटर्स हैं, जैसे कि शादी में हिंदुओं में सिर्फ एक पत्नी रखने का कानून है, लेकिन मुस्लिमों में एक से ज़्यादा पत्नी भी रख सकते हैं। तो शादी में एक जैसा कानून, इसके बाद जो तलाक है उसमें एक जैसा कानून, विरासत में एक जैसा कानून और इसके अलावा सक्सेशन, कस्टडी और एडॉप्टेशन में भी एक जैसा कानून। क्योंकि अभी के लिए देखा जाए तो अलग अलग धार्मिक समूहों के लिए अलग अलग कानून है और उन कानूनों में कोई एक रूपता भी नहीं है। जैसे कि मुस्लिमों में के लिए अलग कानून चलते हैं, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, तो इसी तरह से कैथोलिक्स और पारसियों के लिए भी अलग कानून है। और इस देश में यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो जो पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और इसी के साथ ही द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये सारे के सारे जो पर्सनल लॉ है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और देश में सिर्फ एक कानून रहेगा जो होगा यूसीसी। और इतना ही नहीं, यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी इंक्लूड किया गया है और
ये फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में आता है ये, जिसमें कहा गया है कि देश अपने नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा, यानी कि देश का जो लक्ष्य है वो यूसीसी की तरफ होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। और इसके अलावा संविधान को बनाते समय BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि देश को यूसीसी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से वॉलेंटरी होना चाहिए, यानी कि स्वैच्छिक होना चाहिए। और इसके बारे में सबसे पहले 1835 में ब्रिटिश सरकार ने बात की थी, जिसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कानून बनाए गए थे। लेकिन सवाल ये आता है कि आज़ादी के बाद इसकी चर्चा कब से शुरू हुई। तो देखिए 1985 में शाहबानो के मामले में इसको लेकर बात की गई थी, जिसमें 40 साल पुरानी शादी को शाहबानो के पति ने ट्रिपल तलाक देकर छोड़ दिया और उसको गुजारा भत्ता देने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तब यूसीसी के बारे में बात की थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था और उसके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया था। लेकिन तब यहाँ पर राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो तब मुस्लिम संगठनों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। तो मुस्लिमों के गुस्से को शांत करने के लिए यहाँ पर तब केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया था। तो तब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि आर्टिकल 44 मर चुका है। कॉमन सिविल कोड से नेशनल इंटीग्रेशन होता है और जो अलग अलग लॉ है उनकी सारी कन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाती है। लेकिन मसला तो यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि हर कम्युनिटी यहाँ पर अपने पर्सनल लॉ से अलग होना नहीं चाहती है। तो ऐसे में जो राज्य की ड्यूटी होती है कि राज्य यहाँ पर यूसीसी को लेकर काम करे और राज्य के पास ये अधिकार भी हैं, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तब बोली थी और तब से यहाँ पर यूसीसी की बात देश में चल रही है। लेकिन यहाँ पर राजनीति ऐसा होने नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 1998 में भी शामिल कर लिया और बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर बात की और यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा भी की। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या देश में कहीं किसी राज्य में यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। तो यहाँ पर यूसीसी का एक बड़ा उदाहरण है गोवा। आपको तो पता ही होगा कि गोवा में ब्रिटेन का नहीं बल्कि पुर्तगाल का शासन था, जो बाद में भारत में शामिल हो गया। लेकिन हमें आज भी पुर्तगाल की झलक गोवा में देखने को मिलती है और गोवा यहाँ पर पुर्तगाली सिविल कोड 1867 को फॉलो करता है। पहले ये सिर्फ पुर्तगाल में ही काम करता था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन होने के 3 साल बाद यानी कि 1870 में गोवा और दमन दीव में भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। हालांकि उसमें बहुत सारे प्रोविज़न में को बदला भी गया है, लेकिन ये पूरी तरह से एक स्ट्रिक्ट सिविल कोड नहीं है। कुछ कम्युनिटी को यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न भी मिले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदू पुरुष को कुछ परिस्थितियों में द्विविवाह यानी कि 2 शादी करने का अधिकार भी दे दिया गया है अंडर द कोड ऑफ यूसेज एंड कस्टम ऑफ जेनिटल हिंदूज ऑफ गोवा। और इसमें यह बात की गई है कि अगर कोई महिला, उसकी मतलब कि एक पुरुष की पत्नी 25 साल से पहले कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, तो उसका पति दूसरी शादी भी करने का हकदार है। या फिर वो महिला 30 साल की होने तक एक बेबी बॉय को पैदा नहीं कर पाती, तो तब ऐसे में उसका पति यहाँ पर दूसरी शादी कर सकता है, यानी कि वो इन 2 परिस्थितियों में 2 पत्नियां रख सकता है। तो इस तरह से हमें गोवा में यूसीसी से एक आइडिया लग सकता है कि यूसीसी किस तरह से होगा, किस तरह से ये काम करेगा। और यहाँ पर बीजेपी इसके पीछे पड़ी है। अभी रिसेंटली कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, जिसमें बीजेपी ने पोल प्रॉमिस किया था कि बीजेपी जीतेगी तो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन बीजेपी हार गई। गुजरात में भी इसे लेकर बीजेपी ने वादा किया था और इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने यहाँ पर यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात की है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, जिससे ये यूसीसी के फेवर में भी है और अगेंस्ट में भी लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों में ही लोग हैं। सबसे पहले फेवर वालों की बात करते हैं कि जो लोग इसके फेवर में हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। पहला ये है कि देश के सभी नागरिकों को इक्वल स्टेटस मिलेगा, यानी कि सभी नागरिक एक जैसे होंगे, सभी को बराबर अधिकार है, यानी कि कानून की नज़र में जो लोग हैं वो बराबर होंगे। दूसरा, इसमें जेंडर को लेकर भी इक्वलिटी आएगी और साथ ही जो युवा पॉपुलेशन है, जो मेल फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं करती है, उनको भी यहाँ पर एकोमोडेशन मिलेगा और उनके लिए यही सही रहेगा। और जो सबसे आखिर में आता है कि जब कभी रिफॉर्म लेकर आना हो सरकार को, तो तब जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ है वो आड़े नहीं आएगा। सरकार जैसा चाहे वैसा रिफॉर्म लेकर आ सकती है। तो ये बात है इसके फेवर में। लेकिन इस यूसीसी की बहुत सारी बातों की वजह से यहाँ पर इसके लोग अगेंस्ट में भी और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होते हैं। और वो ये है कि भारत काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है और यहाँ पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर भी कल्चर बदल जाते हैं। तो ऐसे में इतने सारे कल्चर के बीच इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और दूसरा है परसेप्शन ऑफ यूसीसी एंड एक्रोचमेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर जो रिलीजियस फ्रीडम है
उसको लेकर यहाँ पर जो यूसीसी है उसको ये देखा जा रहा है कि यूसीसी यहाँ पर जो हमारी धार्मिक आज़ादी है उसको इंक्रोच कर रहा है, उस पर अतिक्रमण कर रहा है। यानी कि जो पर्सनल लॉ है वो सारे के सारे के जो ख़त्म ही हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ही कानून बनेगा, यानी कि अब जो धार्मिक कानून है उसके हिसाब से धर्म चल ही नहीं पाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर ये देखा जाता है कि इंक्रोचमेंट है हमारे रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। और जो तीसरा है वो है इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर, यानी कि जो हमारा पर्सनल मैटर, यानी कि जो प्रेयर करना, धार्मिक स्थल बनाना, किस तरह से हमें जीना चाहिए, धर्म के हिसाब से जो जैसा जीना चाहिए, उन सब में यहाँ पर राज्य है उसका इंटरफेरेंस है। यानी कि सरकार यहाँ पर जो पर्सनल मैटर है उसको लेकर इंटरफेयर कर रही है, यानी कि इसके कौन से। और चौथा जो है इट इज़ सेंसिटिव एंड टफ टास्क टू इम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव और टफ टास्क है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत से जो ग्रुप है वो इसके फेवर में है, लेकिन बहुत सारे इसके अगेंस्ट भी तो है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो PIL है वो फाइल की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा टफ टास्क होने वाला है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और द टाइम इज़ नॉट येट सूटेबल फॉर दिस रिफॉर्म, यानी कि यहाँ पर अभी जो हमारा समाज है वो इस काबिल नहीं हो पाया है इसको अडॉप्ट कर सके। यानी कि अभी ये जो रिफॉर्म है, ये जो UCC है वो हमारे समाज के लिए सूटेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में कितनी ज़्यादा खाई बढ़ चुकी है, कितनी ज़्यादा नफरत की राजनीति हो रही है। तो ऐसे में इस तरह से यहाँ पर जो UCC को अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और आगे देखने को मिल सकती है। तो ये है यहाँ पर सारा मामला। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।